Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रखर कंपटीशन क्लासेज बिलरियागंज आजमगढ़ के तरफ से आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई थी बाल मनोविज्ञान में एकदम डिक्टो सेम टू सेम आया है। हर क्वेश्चन एकदम सेम आया है। अगर आप कर लिए हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए हैं तो इस आंसर की को देखेंगे, 10-15 मिनट समय देंगे और देखेंगे कि हर क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था कि नहीं। आप उस समय भले समझ ना पाए हों, लेकिन अभी जब मैं उत्तर बताऊंगा तो आप हर क्वेश्चन पे कहेंगे कि यह क्वेश्चन सर ने पढ़ाया था, मैं समझ नहीं पाया। इसलिए पूरा आंसर की ध्यान से देखिए और अगले एग्ज़ाम से कोई गलती करने से कैसे बचे उसको सीखें। और अगर एग्ज़ाम अच्छा चला गया है तब भी ठीक है, और एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं गया है तो इस एग्ज़ाम से सीख लीजिए कि आपको मेहनत कैसे करनी होती है, तब आप कोई एग्ज़ाम पास करते हैं। कोई भी परीक्षा बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है और आसान समझना भी नहीं चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें लगभग मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट का 28 प्लस नंबर आना चाहिए। अगर 28 प्लस नहीं तो 25 से कम तो कतई नहीं आना चाहिए। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। यानी विद्यार्थियों की अपनी सोच पर विचार यानी चिंतन करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदली है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण। देखिए दोस्तों, यह आप कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा से क्वेश्चन है। यहाँ पे आंतरिक आरोपण देखना है। ठीक है, बाहर से अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तब आप विफल हो रहे हैं तो उस वाले ऑप्शन को काट देंगे। देखिए पहले ऑप्शन में शिक्षक बाहर से डिस्टर्ब कर रहा है, शिक्षक पक्षपाती है, तो ये बाह्य आरोपण है। मैं परीक्षा में फेल हो जाता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका देते हैं बाहर से। इसमें भी देखिए शिक्षक बाहर से आरोपण कर रहा है, लेकिन मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। यहाँ पे मैंने यानी आंतरिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे तो देखिए दोस्तों, कथन ए और कथन बी है। इसमें आपको डरना नहीं था और आराम से हो जाता। देखिए जब आप खोजते जाते कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो अगर लिंग पूर्वाग्रह के हिसाब से देखा जाए तो यह सही है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार, मतलब इस जानकारी को बच्चे पहले व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद ही जो है जो लड़कियां होती हैं गुड़िया और जो लड़के होते हैं कार। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, एकदम सही है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आप घबरा जाते हैं, घबराएंगे नहीं तो आपका 100% सही होगा और घबरा जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यह एक क्वेश्चन नया था, लेकिन अगर आप दिमाग लगाते तो सही कर लेते। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल हो। यानी अब बच्चा शब्दों के खेल में शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब शब्दों, जैसे मान लीजिए टमाटर है, तरबूज है, नींबू है, इन तीनों में वह वर्गीकरण अंतर करना सीख गया है। और वर्गीकरण अंतर करने वाली जो है उम्र सीमा 2 से 7 वर्ष है। तो 2 वर्ष का बच्चा थोड़ा कम वर्गीकरण करना सीखेगा, जबकि जो 7 वर्ष का बच्चा होगा, 7 से जो 11 वर्ष का बच्चा होगा, वह वर्गीकरण करना, अंतर करना बहुत अच्छे से सीख गया होगा। इसीलिए मैं मानता हूं कि यहाँ पे उत्तर 7 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि अंतर करना, समानता और वर्गीकरण करना 7 से 11 वर्ष का बालक सीखता है। तो यहाँ पे 12 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी 7 वर्ष यहाँ पे उत्तर सही होना चाहिए। यह क्वेश्चन जीन पियाजे से। देखिए दोस्तों, कोहल वर्ग में हमने आपको बताया था आलोचना, और आलोचना स्पष्ट रूप से बताया था कि इन्होंने महिलाओं के नैतिकता के बारे में कोई बात नहीं। तो आपको एक कैरल फैरल फंसाने के लिए दिया गया है, इतना आप जानते रहिए। दोस्तों, अधिगम के लिए आकलन, मैंने आकलन आपको बताया था फीडबैक और सुधार, और एक अभिप्रेरणा शब्द बताया था कि 3 शब्द आपको जरूर याद रखना है। जब मैं रिवीजन करवा रहा था तो आपको बताया था। अगला है शैशवावस्था में सामाजिकरण। देखिए शैशवावस्था में बच्चा छोटा रहता है तो घर से सीखता है, और घर को हम क्या कहते हैं, परिवार को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक समाजीकरण। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो विद्यालय जाने लगता है, उसको हम द्वितीयक समाजीकरण या माध्यमिक समाजीकरण कहते हैं। ऐसे दोस्तों देखिए अगला है डिस्ग्राफिया। ग्राफ का मतलब लेखन विकार। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने, यानी बच्चा अगर इस तरीके से का बना रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर लेखन विकार है। अगला कह रहा है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से, देखिए पाठचर्या के बारे में मैंने बताया था, पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाने का मतलब एसिलरेट करना। एसिलरेट को हम गति वर्धन कहते हैं या इसी को त्वरण दे दिया है।
त्वरण शब्द से हम फंस सकते हैं, लेकिन गतिवर्धन से हम नहीं फंसेंगे। या NCEF से क्वेश्चन है, या आप कह सकते हैं कि आपका NEP 2020 से क्वेश्चन है। अगले में देखिए दोस्तों, समावेशी कक्षा का दिया है, तो ये देखिए पाठचर्या में अनुकूल करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्व ज्ञान की जांच करें। सही है, बाधा आ गया तो गलत है, तो इसका 4 नंबर सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आया है, एक दर्शन शास्त्री वाला पूछा है, एक मूर्तिकार वाला पूछा है। तो मूर्तिकार हमने आपको बताया कि इसके अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, तो इसका हो गया दिक् स्थान। ठीक है, स्थान यहाँ पे लिखा है। और दर्शन शास्त्री के अंदर आपकी पाई जाएगी इंट्रापर्सनल, जो खुद को दूसरों के स्थान पर रखकर सोचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये वाला नहीं कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो मूर्तिकार वाले में देखिए दिक् स्थान है, और इन तीनों में कोई भी दिक् स्थान नहीं है, तो तीनों अपने आप कट जाएंगे, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। तो हमने कई बार आपको NEP 2020 में चर्चा किया था कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास कहीं पर भी आएगा। समालोचनात्मक को ही आलोचनात्मक भी कहते हैं, ये बहुत पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला है सीखने के शैलियों में विविधता, तो इसमें देखिए सीखने की शैलियों में विविधता अगर है तो उसको महत्व दिया जाना चाहिए, आपका टैग वर्ड ही है। और मानवता विविधता के प्रतिबंध के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, अगर ये नहीं आप कर पा रहे हैं तो ध्यान में नहीं काट देंगे, बाधा अवरोध काट देंगे, उपेक्षा काट देंगे, अपने आप आ जाएगा। मैंने टैग वर्ड आपको रटाया है एकदम अच्छे से समझा के। देखिए दोस्तों, समालोचनात्मक चिंतन के बारे में अगर बात करेगा कि समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक उन्हें विविध परिस्थितियों में अवगत कराना चाहिए। सही बात है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, यानी वाद विवाद करते हैं, तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोच एकदम सही है। NEP 2020 से ये भी क्वेश्चन है, और आपका ये और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कैसे सीखते हैं। तो हमने आपको कई बार बताया है कि बच्चे पहले वर्णमाला और अक्षर सीखते हैं, तब जाके शब्द बनाना सीखते हैं, यानी पहले सरल से तब जाते हैं कठिन की तरफ, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं। अमूर्त से मूर्त एकदम गलत, जटिल से सरल एकदम गलत, तर्क सख्त, यहाँ पे देखिए तर्क संगत से अनुभवजन्य करा। अनुभवजन्य का मतलब पूर्व ज्ञान बाद में, पहले तर्क करना सीखे। अगर ये उल्टा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट सही है। तो ये दोस्तों लेव वाइगोस्की में हमने बताया था आपको कि सामाजिक अंतःक्रिया याद रखना है, और पारस्परिक अंतःक्रिया याद रखना है, सोशल इंटरेक्शन याद रखना है, और लास्ट में हमने बताया था कि मदद, सहयोग या हेल्प याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे सहयोग आया, बिना क्वेश्चन को पढ़े आप जवाब दीजिए। अगला दोस्तों देखिए कह रहा है कि लेव वाइगोस्की में देखिए आंतरिक वाक आया कि नहीं, व्यक्तिगत वाक, आंतरिक वाक, प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच में बच्चा स्वयं से क्या करता है, बात करता है, और अपनी सोच को दिशा देता है, अपने सोच के जो है अपनी रणनीति बनाता है कि मैं कल पेंसिल अपने दोस्त को नहीं दूंगा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण दोस्त हम देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त वाला ही सही हो जाएगा। बच्चों के इस सोचने का, चिंतन करने का, चिंतन को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है आंतरिक वाक। अगला है 4 वर्ष, ज्यों आपसे कह दिया 4 वर्ष का बालक है, और यहाँ पे यार बड़ा जिंदा है, ठीक है, क्योंकि उसकी शर्ट बांधने में मदद करता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 4 वर्ष का बालक है और एक शर्ट का बटन जिंदा है। ठीक है, तो देखिए 2 से 7 वर्ष के बीच में 4 वर्ष आएगा, और 4 वर्ष से संबंधित यही जीववाद चिंतन है। ये तो चौथी अवस्था का है, ये तो जो है आपका जो है केंद्रीयता दूसरे अवस्था का है, लेकिन यहाँ पे जिंदा से संबंधित जीववाद होगा। अगला देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात थी। ऑटिज्म अगर आप समझ गए होते कि इसका मतलब स्वलीनता है, स्वकेंद्र, स्वलीन, अपने आप में लीन, स्वयं में लीन जब बच्चा रहने लगता है, आत्म केंद्रित रहने लगता है, अहम केंद्रित रहने लगता है, तो बच्चा जो चीज़ सीखता है उसी को बार बार दोहराने का, यानी इसी को परावर्तित व्यवहार या आवर्ती व्यवहार कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बच्चा स्वलीन है तो कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता तो उसके अंदर नहीं रहेगी, उसके अंदर सामाजिक, भावात्मक, पारस्परिक एकदम नहीं रहेगी। संवाद कौशल कर पाएगा जो स्वयं पे केंद्रित होगा, नहीं। तो ये आप अपने आप उत्तर आएगा यार। आप लोग अगर सही किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर गलत किए हैं तो इस पेपर से आपको सीखना है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी तरीका है, बताइए। उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना। बताइए, समस्या का तैयार समाधान, पहले से ही समाधान गलत है, ठीक है, हतोत्साहित गलत हो गया, कठिन समस्या गलत हो गया, अपने आप उत्तर निकलना है। उन्हें बुद्धिमत्ता, मतलब यहाँ पे अवसर देना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी NEP 2020 से है और समालोचनात्मक चिंतन से ही है। ठीक है, अगला देखिए, फिर कथन कारक वाला आ गया। इसमें पहला है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण, मतलब ऐसा वातावरण जो बच्चे के सीखने के लिए सार्थक हो, जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता, ठीक है, सही है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित हों और सीखने में सक्षम हो, सही है। तो ए और मतलब ये भी अभिप्रेरणा से संबंधित है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। फिर देखिए दोस्तों, NEP 2020 से और वही क्वेश्चन सेम 1 पॉइंट से 5-6 क्वेश्चन आया, अनुभवात्मक अधिगम, तो अनुभव का मतलब पूर्व ज्ञान, ठीक है। तो इसमें एकदम बेहतरीन टैग वर्ड है आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देगा, मतलब सीखने के दौरान कौन योगदान नहीं देगा। वर्गीकरण की बात ब्लूम ने किया है, तो इसका मतलब ये शिक्षण में योगदान देगा। संगठन की बात पियाजे ने किया है, इसका मतलब ये भी सीखने में सहायता करेगा। वैचारिकता की बात, विचार और भाषा की बात पियाजे और वाइगोस्की ने किया है, तो इसका मतलब ये भी सीखने में बात करेगा। ये आपका संदर्भ अगर केवल होता तो संदर्भ होता या प्रासंगिक होता तब सही होता,
अगर गैर संदर्भ आ गया या गैर प्रासंगिक आ गया तो यह क्या हो जाएगा, यह अधिगम के दौरान योगदान नहीं देगा। तो यही आपका सही उत्तर है। अगला दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कथन ये है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, मोर नॉलेजेबल अदर। अगर इतना पॉजिटिव वर्ड अगर आपके कथन ए में है तो इसका मतलब ये है कि जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, शिक्षार्थी उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करता है, तो मार्गदर्शन भी करता है और सामाजिक संपर्क सीखने के एकदम सही है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए दोस्तों, लेव वाइगोस्की का यह परिभाषा ही मैंने आपको लिखाया है। अगर नहीं आपको याद है तो भाषा विकास से संबंधित और संज्ञानात्मक विकास जब मैं रिवीजन करवा रहा था तो बताया था कि ये अगर आएगा तो आपको कुछ नहीं देखना है, सही कर देना है। रिवीजन क्लास जो लिया है उसका बहुत फायदा हुआ होगा। लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक तर्क किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों की समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए अच्छे तरीके से व्यवहार करने का मतलब अच्छी लड़की अच्छा लड़का अवस्था, और अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था जो रहेगा, जैसे पहले में हमने बताया था पूर्व लगा रहेगा, पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरे में केवल नैतिक अवस्था। तो वही दूसरे में ही अच्छा लड़का अच्छी लड़की था, तो इसमें पूर्व लगा, इसमें उत्तर, इसमें पूर्व, तो इसका मतलब पारंपरिक स्तर आपका क्या है, सही। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्व संक्रियात्मक चिंतन में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने, यानी एक पहलू पर बच्चा ध्यान केंद्रित कर ले रहा है। अगर ऐसे कर रहे हैं तो इतना एक पहलू पर ध्यान केंद्रित कर ले रहा है, लेकिन जो ऐसे कर रहे हैं तो वह भूल जा रहा है। तो इसका मतलब वह क्या कर रहा है, केंद्रीयन कर रहा है। ठीक है, विलोमीयता का अभाव है। अगला है भौतिक वृद्धि और विकास कैसे होता है। तो देखिए विकास तो एक होता है शीर्षगामी, आपको लिखाया गया है एक अधोगामी। अधोगामी का मतलब ऊपर से नीचे, जैसे पहले सिर का निर्माण होता है और अंत में पैर का निर्माण होता है, तो उसी को हम अधोगामी कहते हैं। अधो माने नीचे जाना, और अगर शीर्षगामी लिखा है तो इसका मतलब शीर्ष से गामी मतलब नीचे जाना, पहले सिर का निर्माण फिर इसका। तो देखिए और किसी में शीर्षगामी है नहीं, तो ये आपका सही हो जाएगा। और समीपस्थ का रहा है, समीपस्थ का मतलब क्या है, समीपस्थ का मतलब है केंद्रीय। पहले सिर का ए वाला भाग बनता है, इसके बाद इधर और इधर वाला बनता है, जिसे हम केंद्रीय से निकट सिद्धांत बताए थे। तो शीर्षगामी और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी, आंतरिक से बाहरी का मतलब बीच से बाहर की ओर, एकदम स्पष्ट रूप से हमने बताया था आपको, इसलिए आपको जरूर याद रहना चाहिए। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि और विकास होता है वह स्थिर होता है। स्थिर का मतलब रुका नहीं होता है, बल्कि एकदम स्थिर कांस्टेंट रूप से क्या होता रहता है, चलता रहता है। क्योंकि आपको अवस्थाएं नहीं पढ़ाई गई थी तो हो सकता है यह क्वेश्चन ना कर पाए हो, लेकिन पुराने बच्चे जरूर किए होंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वह स्थिर होती है। फिर जो है सोच जो उनकी होती है कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है। देखिए जो शैशवावस्था में होता है तो उसमें तो पूरे आत्म केंद्रित होते हैं, लेकिन जब बाल्यावस्था में बच्चा थोड़ा सा जाता है तो कुछ हद तक आत्म केंद्रितता रहती है। जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। मध्य बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है और सोच कैसी हो जाती है, तार्किक, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर यहाँ पे देखिए मध्य बाल्यावस्था यानी बड़े बच्चे में आत्म केंद्रितता दिया है तो ये तो दोनों गलत हो गया। ठीक है, ये तार्किक वाला सही मान लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक आत्म केंद्रित, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, लेकिन यहाँ पे स्थिर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। मुझे लगता है कि यही एक क्वेश्चन अगर कोई नहीं कर पाया होगा तो नहीं कर पाया होगा, बाकी अगर दिमाग से किया होगा, हलफला के नहीं किया होगा तो सारा क्वेश्चन सही किया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल, मैंने बताया था स्थूल बड़ा है, तो स्थूल में शरीर के पूरे भाग का प्रयोग होगा और यहाँ पे होगा तैरना। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे आशा है कि आप 30 में से 28 नंबर जरूर किए होंगे। अगर 28 नहीं तो 25 से ऊपर सभी बच्चे मेरे होंगे, मेरे स्टूडेंट होंगे। अगर 25 से ऊपर आप नहीं हैं तो क्लास में थोड़ा सा अटेंशन बना के अच्छे से आपको देखना होगा, ताकि आप 25 नंबर कम से कम लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर मुझे इतना क्वेश्चन मिल गया था, इतना क्वेश्चन पढ़ाया गया था, लेकिन हम लोग कुछ क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिए या पूरा क्वेश्चन सही किए। जो भी आपके साथ हुआ है कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।